तो दोस्तों आज जो है सो हम लोग हमारे अतीत जो हम लोगों के सामाजिक विज्ञान का छठा का इतिहास का पुस्तक है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग धीरे धीरे जो है सो डेली एक एक चैप्टर जो है वो कवर करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 6 के लिए इतिहास के जो पुस्तक है उसके बारे में। और डेली डेली एक चैप्टर करेंगे और आप लोग देखते ही हैं कि हर एक जितने भी एग्ज़ाम है उसमें जो है वो एनसीईआरटी 6 to 12 तो मांगता ही है। तो धीरे धीरे करते करते हम लोग सभी किताबों को इसी तरह पढ़ेंगे। तो आज जो है वो हम लोग कक्षा जो छठी की किताब है इतिहास उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और तो इसमें जो पहला अध्याय है वो है हमारा प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, तो इसी बारे में हम लोग जो है वो देखेंगे कि क्या है, कहाँ है, कब है और कैसे है। और फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या किया जा सकता है। और जल्द ही हम लोग जो है वो सारे चैप्टर्स को धीरे-धीरे पढ़ते-पढ़ते कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये पहला चैप्टर जो है वो हमारा है क्या, कब, कहाँ और कैसे। और ये यहाँ पे जो स्कैनर दिया हुआ है इसकी मदद से आप अगर इसको स्कैन करते हैं तो ये जो चैप्टर है वो आपके कॉपी में खुल जाएगा। आपके जो जो कॉपी आप फ़ोन जो यूज़ कर रहे हैं उसमें खुल जाएगा। तो अध्याय 1 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को जो है वो शेयर भी कर सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को भी पढ़ने में सुविधा हो। तो क्या, कब, कहाँ और कैसे के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो रसीदा का जो सवाल है वो है कि रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह जो है सो एक सूखी सुर्खी पे पड़ जाती है कि 100 साल पहले। तो वह सोचने लगती है कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। और ये देखिए यही है रसीदा जो यहाँ पे बैठी हुई है, उसी के बारे में ये पूछ रही है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि कैसे पता लगाएँ हम इस बारे में। तो यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, आप हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेडियो सुन सकते हैं, हम लोग टेलीविज़न देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, जो हम लोग क्या करेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बात कर सकते हैं जिसका समय की स्मृति हो, ठीक है? जो उस समय के बारे में जानता हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था वह कैसे हम जान सकते हैं? तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। क्या जान सकते हैं इसका क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं और बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी कि शिकारियों जो होते थे, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन-कौन से खेल खेलते थे, कौन-कौन सी कहानियाँ सुन सकते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन-कौन से गीत गाते थे। ठीक है? अब लोग कहाँ रहते थे, ठीक है? तो अब लोग कहाँ रहते थे तो इसमें कह रहा है कि मानचित्र 1 जो लिखा हुआ है, बनाया हुआ है पृष्ठ 2 पे। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप जो है सो अपने सामने मानचित्र खोल लें जो कि पृष्ठ 2 पर है। उसपे हम लोग जो है वो नर्मदा नदी का पता लगाने के लिए कह रहा है। तो आप लोग ने किताब को खोल लिया होगा। देखिए, जब तक आप लोग किताब खोल के बैठ कर के सामने में इस वीडियो को नहीं देखिएगा, आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और मैं आप लोगों को एक हर एक चैप्टर जो है वो लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा। तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग धीरे-धीरे करके हर एक सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? तो देखिए मानचित्र 1 में जब आप देखेंगे तो बीच में आपको दिखेगा नर्मदा नदी है। और आप लोग कुछ ना कुछ कॉपी कलम लेके ज़रूर बैठिए। अगर किताब में ही अगर वो दिखता है तो उसको राउंड कर लिया कीजिए ताकि आपको याद रहे और उसको बार-बार रिवीज़न किया कीजिए, ठीक है? अब नर्मदा नदी का पता लगाने बोल रहा है, कई लाख वर्ष पहले। अब सोचने के लिए कह रहा है आपको, आप कि कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पे रह रहे हैं। आप थोड़ा-सा अगर पीछे हम लोग चले जाएँगे, चलिए हम लोग मान लेते हैं कि नर्मदा घाटी जो है वो नर्मदा नदी उसके तट पर जो है वो कई साल पहले जो है वो लोग जो है सो इसके पे रहने के लिए आए होंगे। यहाँ रहने वाले जो आरंभिक लोग होंगे, उसमें से कुछ कुशल जो है वो संग्राहक होंगे, जो कि आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से क्या होंगे, परिचित होंगे। उन्होंने अपने भोजन के लिए क्या किया, जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया है, ठीक है? और वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। तो इसमें जो है वो
क्वेश्चन पूछेगा कि नर्मदा नदी जो है उसका पता लगा लिए आप, तो बताइए कि लाख वर्ष पहले जो है सो तट पे लोग रहने आए थे, तो उन्हें सबसे पहले क्या किया था, तो वे क्या करते थे, तो जानवर का आखेट यानी कि शिकार करते थे। ठीक है, आसपास के जो जंगल थे उसमें से जो है वो विशाल संपदा से जो क्या थे वो परिचित थे, इसलिए वो शिकार किया करते थे। और जितने भी वहाँ पे जड़ थे, फल थे और जंगल थे, उसमें से जितने भी उत्पाद निकलते थे खाने के लिए या छाल पहनते थे तो उसके लिए, तो वो सभी उसको संग्रह इकट्ठा करके वो लोग रखा करते थे। अब कह रहा है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो आप मैप में देखिए कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। उसमें ये देखिए कि जहाँ कह रहा है कि सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियाँ हैं उत्तर पश्चिम में, उसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री और जो पुरुष थे उन्होंने सबसे पहले कौन सा फसल उगाया, तो गेहूं उगाया और जौ जैसी फसलों का उपजाना जो है वो शुरू कर दिया। उन्होंने जो है वो भेड़, बकरी तथा गाय बैल जैसे पशुओं को भी पालतू जो है सो बनाना शुरू कर दिया था। ये लोग जो है सो कहाँ रहते थे, तो गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो एवं मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का अब कह रहा है पता लगाने के, तो उत्तर पूर्व में आप देखिए कि गारो की पहाड़ियाँ कहाँ है और मध्य भारत में देखिए कि विंध्य की पहाड़ियाँ कहाँ है। ठीक है, अब ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कृषि का विकास हुआ था, यानी कि गारो और मध्य भारत के बीच में जो मध्य पहाड़ी है उसके बीच में कृषि का विकास हुआ था, जहाँ सबसे पहले चावल जो है वो उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो विंध्य के उत्तर में स्थित है। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो आपका मानचित्र उसके बाद दिया हुआ है, तो आप लोगों ने मेरे ख्याल से सब कुछ का पता लगा लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नीचे की ओर, हमारा हिंद सागर है, ये तो सभी को पता ही है। अब देखिए कह रहा है मानचित्र पर जो है वो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, तो अब सिंधु है और उसकी सहायक नदियों के बारे में कह रहा है। तो सिंधु की सहायक नदियां उसके अगल बगल में देखिए मानचित्र पे कौन कौन सी है, सतलज है, चेनाब है, ब्यास है, झेलम है और रावी नजर आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, इसका पता लगाने का प्रयास करने के लिए कह रहा है। और सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर जो है वो फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का जो क्या हुआ विकास हुआ, लगभग कितने वर्ष पहले, तो 2500 वर्ष पूर्व में। अब गंगा तथा इसकी सहायक नदियां सोन का पता लगाने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब सोन नदी का आप पता लगाइए। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र जो है वो प्राचीन काल में मगध यानी कि वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है था। ठीक है, वर्तमान बिहार जो है वो पहले मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बगल में एक मानचित्र के बारे में जो दिया है, ये हम लोग देख लेते हैं कि क्या कह रहे थे। तो दक्षिण एशिया यानी कि दक्षिण एशिया जो था वो आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका को मिलकर बना हुआ था। जो दक्षिण का एशिया है वो आप देखेंगे तो आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका से बन के बना हुआ है। और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि जो है वो पड़ोसी देशों को दर्शाता है। ठीक है, और दक्षिण एशिया में ऐसे महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया में से जो है सो समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः क्या कहा दिया जाता है, उपमहाद्वीप कहा दिया जाता है। एक बार फिर से देखते हैं, दक्षिण एशिया एक क्या है, छोटा महाद्वीप है लेकिन विशालता यानी कि विशाल रूप से, और बाकी एशिया से जो है वो समुद्र में, पहाड़ियों में तथा पर्वतों से क्या है बंटे होने के कारण इस पे क्या कह देते हैं हम लोग, उपमहाद्वीप भी कह देते हैं। ठीक है, दक्षिण एशिया क्या है, तो एक उपमहाद्वीप है जो छोटा छोटा में बसा हुआ है। उसको समझ गए होंगे आप लोग। अब जो है सो हम लोग आगे पढ़ते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों और नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, लेकिन फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। ठीक है, अतः कभी लोग काम की तलाश के लिए तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक दूसरे से दूसरे स्थान पर जो क्या करते थे, जाते थे। कभी कभी जो है सो सेनानियां दूसरी क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए की जाती थी। इसके अतिरिक्त जो है वो व्यापारी कभी काफिले में जो
कभी जहाज़ों के में जो है सो अपने साथ मूल्यवान जो वस्तुएँ हैं लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों की शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गाँव से दूसरे गाँव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे, ठीक है? और कुछ लोग नए एवं रोचक स्थानों की खोजने की चाह में जो है वो क्या होते थे, उत्सुक होते थे। तो ये इन्हें भी क्या करना पड़ता था, यात्राओं से लोगों को एक-दूसरे के विचार मतलब एक दूसरे जगह जाते थे तो उसको जो है सो इसी तरह का करना पड़ता था, ठीक है? अब जो है सो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आज लोग यात्राएँ क्यों करते हैं? तो अब हम लोग ये देखते हैं, ठीक है? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखने के लिए कह रहा है, अब आप लोग देखिए, पहाड़ियाँ जो हैं, पर्वत हैं, समुद्र हैं और इस महाद्वीप की जो प्राकृतिक सीमा का जो है वो निर्माण करते हैं। हालाँकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊँचाई को छू सकते और गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए, ठीक है? उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग आए थे जो कि यहाँ पे बस गए थे। अब लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को क्या कर दिया? सांस्कृतिक जो हमारी परंपरा थे, अब दूसरी जगह से लोग अपने यहाँ आ रहे हैं, तो सांस्कृतिक हर एक जगह की जो संस्कृति है जो यहाँ के घुल-मिल जाएगी। तो वही कह रहा है कि इसके आने से जो है सो हमारी जो सामाजिक परंपराएँ हैं, इसको क्या हुआ समृद्ध हो गया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को जो है सो तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने की नई तरकीबों के बारे में एक-दूसरे से विचार को अपनाते रहे। यानी कि वहाँ पे कैसा बनाया जाता होगा खाना, हमारे यहाँ कैसे बनाया जाता है, तो एक-दूसरा से जो है सो आदान-प्रदान किए, तो यहाँ के लोग कुछ वहाँ के बारे में सीखे, वहाँ के लोग कुछ यहाँ के बारे में सीखे, तो वही कह रहा है। अब देश के नाम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि देश का नाम क्या है, तो अपने देश के लिए यह प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते थे। इंडिया शब्द कहाँ से निकला हुआ है? तो इंडस से निकला हुआ है, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु कहा जाता है। ये एनसीईआरटी का बहुत ये लाइन है और आप लोग एनसीईआरटी ही पढ़िए क्योंकि अलग दूसरी जगह से अगर आप लोग पढ़िएगा तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आप लोग ज़्यादा प्रेफ़र करिए किस चीज़ का? तो एनसीईआरटी पढ़ने का, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला हुआ है, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं हम लोग? सिंधु कहा जाता है, ठीक है? और फिर क्या है अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाना। अब एटलस जो होगा आपके पास उसमें ईरान और यूनान का पता लगाइएगा। लगभग 2500 साल पहले जो है सो पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानी तथा यूनानी ने सिंध की हिदोस तथा इंडोस ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत पूछता है, ठीक है? लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु की हिदोस तथा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को जो है वो इंडिया कहा था, ठीक है? भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए समूह में किया जाता था, ठीक है? और फिर क्या है इस समूह का उल्लेख संस्कृत का जो है सो आरंभिक लगभग जो है सो 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका जो प्रयोग है वो देश के लिए होने लगा, ठीक है? अब देखिए ताम्रपत्र से बनी हुई पांडुलिपि का जो है सो एक पृष्ठ आपके किताब के नीचे दिया होगा कुछ इस तरह से, ठीक है? अब इसके बारे में क्या कह रहा है कि यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी हुई है। किताब बनाने के लिए तार के पत्तों को काटकर उसके अलग-अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो, ठीक है? ये जो है सो भुर्ज पेड़ की छाल से बनी हुई क्या है? पांडुलिपि है। अब कह रहा है अतीत के बारे में हम लोग क्या करें, कैसे जानें? तो अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त हो सकती है। इसमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूँढना एवं पढ़ना है, लेकिन ये काफ़ी टफ हो जाएगा। तो ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण क्या कहलाती थी? तो पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द जो कि मेन्यूस जिसका अर्थ है हाथ से लिखा हुआ, ठीक है? हाथ से जो है सो निकला हुआ है उसको कहते हैं यानी कि जिसका अर्थ क्या है हाथ है मतलब हाथ से निकला हुआ है, ठीक है? ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्र और हिमालय क्षेत्र में उगने वाली भुर्ज नामक पेड़ की छाल के विशेष तरीके के पर तैयार की जाने वाली भोजपत्र पर लिखी जाती है। अब इसमें कह रहा है कि इतने वर्षों में कई तरह की पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया और कुछ नष्ट कर दिया। फिर भी
कुछ ऐसी पांडुलिपियां हैं जो आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि के सभी प्रकार के विषयों में बारे में क्या है, चर्चा की गई है। अनेक अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में भी लिखे हुए हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग जो है सो आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख जो है वो पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। कभी-कभी शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों के लिए इस तरह उत्तीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देखकर पढ़ सकें, समझ सकें तथा उनका पालन कर सकें। ठीक है? कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिसमें राजा और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों में भी अपने कार्यों के विवरण उत्तीर्ण करवाए हुए हैं। ठीक है? उदाहरण के लिए प्रायः शासक जो है वो क्या करते थे, तो लड़ाइयों में अर्जित विजयों का जो है वो लेखा-जोखा उसमें लिखवा देते थे। ठीक है? अब इसमें क्या करें, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान के अफ़गानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है, ठीक है? अब ये जो आपको दिख रहा है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जो है वर्तमान के कंधार से प्राप्त हुआ है, ठीक है? यह अभिलेख जो है वो अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्तीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ेंगे, ठीक है? अध्याय 7 यानी कि अभी कौन-सा पढ़ना है? अभी पहला अध्याय पढ़ रहे हैं हम लोग, 7वें अध्याय में पढ़ेंगे इस शासक के बारे में। अब इसमें कह रहा है कि जब हम कुछ लिखते हैं, तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब तुम कुछ बोलते हो अथवा पढ़ते हो, तब वह एक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतहों पर लेख लिखने को क्या लाभ थे? कि कठोर सतह पे जो है वो क्यों लोग लेख लिखाए जाते हैं? ऐसा करवाने में क्या-क्या कठिनाई आती होगी? सो सभी अब आपको बताना है। अब इसमें कह रहा है कि अनेक अतिरिक्त अन्य कुछ वस्तुएँ अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्र और मूर्तियों, जैसे देखो यहाँ पे बाएं में जो है सो क्या दिया हुआ है, एक प्राचीन नगर से प्राप्त है, ये पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। ठीक है, दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्के का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे यहाँ आज के प्रयोग में आने वाले सिक्कों की यह सिक्का कैसे भिन्न है, अब इसके बारे में कह रहा है बताने के लिए किस तरह से भिन्न है। ठीक है, अब इसमें कह रहा था कि जो जो कुछ भी हमारे पुरातत्व पत्थर थे या ईंट से बनी इमारतें के अवशेष थे, चित्र या मूर्तियां थी, उसका अध्ययन करते हैं किसमें? तो ये करते हैं हम लोग पुरातत्वविद में करते हैं, ठीक है? पुरातत्वविद में करते हैं। ये औजार हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी और कुछ धातु की बनी होती थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। पुरातत्वविद जो है सो जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां जो है वो ढूंढते थे, ठीक है? वो ढूँढते हैं, ठीक है? इसमें से इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती थी। देखो पुरातत्वविद जो होते थे वो क्या-क्या ढूँढते थे, तो वो जो है सो जानवर, चिड़ियाँ तथा मछलियों के जो है सो हड्डियाँ को ढूँढते थे। इसमें जो है जानने के लिए यह भी मदद मिलता था कि अतीत के लोग जो है सो क्या खाते थे तथा अवशेष जो है सो किस प्रकार मुश्किल में जो है सो उसको क्या खाते थे, पुराने लोग जो थे हमारे अतीत के लोग क्या खाते, वनस्पतियों के अवशेष कुछ मुश्किल से बच पाते हैं। अतः मतलब कि यदि अन्य के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुआ कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? आपको क्या लगता है? तो पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व के जो ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार जो है वो प्रायः स्रोत शब्द का जो है सो प्रयोग करते हैं, जिसको इंग्लिश में सोर्स कहते हैं, ठीक है? इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो कि अतीत का अध्ययन करते हैं। सोर्स के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना क्या हो जाता है? रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से ही हम धीरे-धीरे अतीत का क्या करने लगते हैं? पुनर्निर्माण करने लगते हैं। अपने दिमाग में चलाने लगते हैं कि अच्छा उस समय का आदमी ऐसा करता था। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद जो थे वो क्या करते थे? उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोत का प्रयोग जो है सो सुराग के रूप में कर अतीत को जो है सो जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है? क्या कह रही है?
इतिहासकार तथा जो पुरातत्वविद थे उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन स्रोतों का प्रयोग करके सुराग के रूप का अतीत का जानने का क्या करते हैं, तो प्रयास करते हैं। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अतीत एक है या अनेक है। तो क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक में हमारे अतीत पर ध्यान दिया था? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसे इस तत्व की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बिल्कुल भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय के देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन जो है वो मछलियां पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल का संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले जो लोग हैं वो खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर जो है सो निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, यानी कि इसी तरह अतीत में भी ऐसा होता होगा, ऐसा लोग सोचते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, इस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा करते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी मछुआरे संग्रह को जबकि जो शिकारी थे, मछुआरे थे, संग्राहक थे, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी जो थे वो प्रायः अपने कार्य का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना क्या है बाकी है। तो तिथियों का मतलब क्या होता है, अब हम ये जानते हैं। तो तिथियों का मतलब इसमें कह रहा है, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस तिथि के माह जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई वर्ष बताओगे, लेकिन वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, ये तो सबको पता ही होगा। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की यह तिथियां ईसा पूर्व और के रूप में जानेंगे। पुस्तक में 2000 को अपने आरंभिक बिंदु को मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का क्या करते हैं, उल्लेख करें। अब अगला दिया हुआ है कि इतिहास तथा तिथियां हम लोग कैसे कहते हैं। तो अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में क्या कहते हैं, ईसा पूर्व का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी यानी कि हिंदी में ईसवी लिखा पाते होगे। तो इसको क्या कहते हैं, एनो डोमिनी, जो कि दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ठीक है। कभी कभी एडी की जगह सीई भी लिखा आता है और बीसी की जगह बीसीई भी लिखा जाता है। तो सीई अक्षरों का जो प्रयोग है वो कॉमन इरा तथा बीसी का जो है सो बिफोर कॉमन इरा के लिए किया जाता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में यह एक कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के एक इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पहले ही आरंभ हो गया था। ठीक। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग किया, इसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। ठीक है। पृष्ठ 3 पर जो दो तिथियां हैं उनका पता लगाने के लिए कह रहा है। इसके लिए तुम किस अक्षर समूह का जो है सो प्रयोग करोगे। अब जो है सो इसमें आगे क्वेश्चन आंसर है, तो ये आप लोग खुद से बना लीजिएगा। तो आज हमारा पहला चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया और कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी हुई हैं इसके देख। तो कृषि का जो आरंभ है वो कितने वर्ष पहले हुआ था, तो 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम नगर जो है वो 4700 वर्ष पूर्व हुए थे। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा जो राज्य है वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। वर्तमान कितना है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व है। तो अभी हमारा चैप्टर जो है ये हमारा ख़त्म हुआ। कौन सा चैप्टर, तो पहला चैप्टर। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करें और शेयर कर दें ताकि दूसरे जो दोस्त हैं आपके वो पढ़ सकें। तो आज हमारा जो पहला चैप्टर है कब, कहाँ और कैसे, ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भगवान आप सबों को जल्द से जल्द नौकरी दे। धन्यवाद।